Welcome to Code and Capital. क्या होता है जब ऑटोमोबाइल की दुनिया का एक महारथी एक ही छत के नीचे दो बिल्कुल अलग अलग जानवर पाल रहा हो? अच्छा सवाल है। एक है भरोसेमंद हाथी, धीमा, स्थिर, देश की अर्थव्यवस्था का बोझ उठाने वाला। और दूसरा है एक शिकारी जैगुआर, तेज, शानदार, ग्लोबल जंगल में शिकार करने वाला, लेकिन उतना ही ज्यादा जोखिम उठाने वाला। और सालों तक इन दोनों को एक ही रस्सी से बांध कर रखने के बाद आखिरकार उस महारथी ने फैसला किया कि इन्हें अलग कर देना ही बेहतर है। आज हम टाटा मोटर्स के इसी बहुत बड़े और दिलचस्प फैसले की गहराई में उतर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे पास कंपनी की ताज़ा रिपोर्ट्स हैं, बाजार के एक्सपर्ट्स का विश्लेषण है और वो सारे आंकड़े हैं जो इस कहानी के हर पहलू को उजागर करते हैं। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि इस बंटवारे के बाद जो दो नई कंपनियां बनी हैं, एक ट्रकों और बसों के लिए और दूसरी कारों और एसयूवीज के लिए, उनकी अपनी अपनी दुनिया कैसी है। क्या ये आज़ादी उनके लिए फायदेमंद होगी या फिर उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत ही खो दी। चलिए इस पूरी कहानी के इंजन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें कहाँ ले जाती है। तो सबसे पहले इस बंटवारे की जरूरत को ही समझते हैं। हाँ, ये जरूरी क्यों था? देखने में तो टाटा मोटर्स एक ही कंपनी थी, लेकिन असल में ये दो अलग अलग दुनिया थी। एक तरफ था कमर्शियल व्हीकल यानी सीवी का बिजनेस, ट्रक, बस। हाँ, जो सीधे सीधे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग और लॉजिस्टिक्स की सेहत से जुड़ा है। मतलब अगर देश में सड़कें बन रही हैं, माल ढुलाई हो रही है तो ट्रक बिकेंगे, अगर नहीं तो नहीं बिकेंगे। बिल्कुल, ये एक साइकिल में चलता है, एक कह सकते हैं प्रेडिक्टेबल बिजनेस है। लेकिन दूसरी तरफ था पैसेंजर व्हीकल यानी पीवी का कारोबार, जिसमें टाटा की अपनी गाड़ियों के साथ साथ लग्जरी ब्रांड जैगुआर, लैंड रोवर यानी जेएलआर भी शामिल है। और ये बिजनेस तो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, ये ग्लोबल ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सबसे बढ़कर अमीरों की जेब पर चलता है। इन दोनों का डीएनए ही अलग है। तो मैनेजमेंट ने सोचा होगा कि एक ही स्ट्रेटेजी से इन दोनों को नहीं चलाया जा सकता। सही बात है, इसीलिए 1 अक्टूबर 2025 को ये डीमर्जर लागू हो गया। पर इसका शेयर धारकों के लिए क्या मतलब हुआ? क्या उनके हाथ में अब दो अलग अलग कंपनियों के शेयर आ गए? हाँ बिल्कुल, यही हुआ। हर एक पुराने टाटा मोटर्स शेयर के बदले शेयर धारकों को दोनों नई कंपनियों में एक एक शेयर मिला। अच्छा। पैसेंजर व्हीकल कंपनी का नाम रखा गया टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड या टीएमपीवी। और कमर्शियल व्हीकल वाली का? उसका नाम वही पुराना रहा, टाटा मोटर्स लिमिटेड, जिसे अब हम टीएमसीवी कहेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन यहाँ एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। जब निवेशकों की लागत को बांटा गया तो लगभग 69% हिस्सा पैसेंजर व्हीकल कंपनी को गया और सिर्फ 31% कमर्शियल व्हीकल वाली को। ऐसा क्यों? ये सवाल बहुत अच्छा है। मतलब क्या पैसेंजर बिजनेस कमर्शियल बिजनेस से दोगुने से भी ज्यादा कीमती है? हाँ, कागज पर तो यही लगता है, और इसकी सिर्फ एक वजह है, जेएलआर। जेएलआर, जैगुआर लैंड रोवर की जो भारी भरकम ग्लोबल संपत्ति है, उसके बड़े बड़े प्लांट्स, उसकी ब्रांड वैल्यू, उसकी टेक्नोलॉजी, ये सब पैसेंजर व्हीकल कंपनी के हिस्से में आया। अच्छा, तो सारा वजन उधर चला गया। हाँ, इसी वजह से वैल्यूएशन का पड़ला उस तरफ भारी हो गया। इस बंटवारे ने पहली बार निवेशकों को साफ साफ दिखा दिया कि वो असल में पैसा कहाँ लगा रहे हैं। जेएलआर की हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली दुनिया में, या फिर भारत के स्थिर कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में। चलिए तो फिर उसी हिस्से से शुरू करते हैं जिसकी वजह से ये सारा बंटवारा हुआ, जेएलआर, जिसे हमेशा से टाटा मोटर्स का ताज का हीरा माना जाता रहा है। बिल्कुल, और वित्त वर्ष 2025 के आंकड़े तो यही कहते हैं। कंपनी के कुल मुनाफे का लगभग 80% हिस्सा अकेले जेएलआर से आया था। 80%? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, और ये मुनाफा आ रहा था डिफेंडर और रेंज रोवर जैसी गाड़ियों से, जिनकी बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। डिफेंडर की तो शायद 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिकी थी। 1,15,000 से ज्यादा। और सोचिए, हर गाड़ी की औसत कीमत 70,000 यानी लगभग 70-75 लाख रुपए से ज्यादा थी। अरे वाह, ये दिखाता है कि लग्जरी सेगमेंट में जेएलआर का दबदबा कितना मजबूत है। और ये तो पुरानी कहानी है, भविष्य के लिए भी उनकी रीइमेजिन स्ट्रैटेजी है। हाँ, जिसमें वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे एक आंकड़ा पढ़कर हैरानी हुई। उनकी पहली ऑल इलेक्ट्रिक रेंज रोवर, जो अभी लॉन्च भी नहीं हुई है, उसके लिए 57,000 से ज्यादा लोगों की वेटिंग लिस्ट है। 57,000 लोग, ये कैसे मुमकिन है? ये ब्रांड का जादू है। और उन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से अपनी सबसे प्रतिष्ठित कार को इलेक्ट्रिक बनाने का ऐलान किया और बुकिंग्स जल्दी शुरू कर दी। एक माहौल बना दिया। बिल्कुल, लेकिन यहीं से जेएलआर की कहानी में वो नाटकीय मोड़ आता है।
जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। अच्छा। नवंबर 2025 में जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, JLR पर एक बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ। साइबर हमला? और कार कंपनी पर? हम तो ये सब IT कंपनियों के बारे में सुनते हैं। यही तो आज की सच्चाई है। आज की कार एक चलता फिरता सुपर कंप्यूटर है और JLR की गाड़ियां तो टेक्नोलॉजी से भरी होती हैं। तो हमले ने किया क्या? इस हमले ने उनके ग्लोबल सिस्टम्स को ठप कर दिया, प्रोडक्शन लाइंस रुक गईं, सप्लाई चेन टूट गई, मतलब गाड़ियां बननी बंद हो गईं। इसका असर कितना भयानक था? क्या हमारे पास कोई आंकड़े हैं? आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही यानी हमले के तुरंत बाद JLR की होलसेल बिक्री में 43.3% की गिरावट आई। मतलब लगभग आधी गाड़ियां बिकी ही नहीं। हाँ, और ये सिर्फ बिक्री का नुकसान नहीं था। इस पूरे संकट से निपटने और अपने सिस्टम को दोबारा सुरक्षित करने में कंपनी को 196 मिलियन यानी लगभग 2000 करोड़ रुपए अलग से खर्च करने पड़े। बाप रे, इसका तो मुनाफे पर सीधा असर पड़ा होगा। बिल्कुल। हमले से पहले JLR को उम्मीद थी कि वो पूरे साल में 5 से 7% का EBT मार्जिन कमाएगी, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाँ, लेकिन इस एक घटना के बाद उन्होंने अपना अनुमान घटाकर सिर्फ 0 से 2% कर दिया। 0 से 2%? ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। ये दिखाता है कि आज की दुनिया में एक ऑपरेशनल जोखिम आपकी पूरी मेहनत पर कैसे पानी फेर सकता है। और मुसीबतें सिर्फ एक नहीं थी, है ना? JLR के लिए मुश्किलें चारों तरफ से आ रही थी। हाँ, अमेरिका में नई सरकार आई और उन्होंने गाड़ियों के इंपोर्ट पर 25% का टैरिफ लगा दिया। और अमेरिका तो JLR का सबसे बड़ा बाजार है, सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला बाजार। इस टैरिफ की वजह से गाड़ियां इतनी महंगी हो गईं कि कंपनी को अप्रैल 2025 में वहां शिपमेंट तक रोकनी पड़ी। और चीन में भी तो बिक्री गिरी थी। हाँ, चीन में भी बिक्री में लगभग 29.4% की गिरावट देखी गई। तो JLR की कहानी में तो जबरदस्त उतार चढ़ाव है। एक तरफ शानदार गाड़ियां, अविश्वसनीय डिमांड और तगड़ा मुनाफा, तो दूसरी तरफ साइबर हमले, टैरिफ और ग्लोबल मंदी जैसी मुसीबतें जो कभी भी पार्टी खराब कर सकती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो वाकई एक शिकारी जगुआर की तरह है, ताकतवर लेकिन हमेशा खतरे में। और यही TMVV यानी नई पैसेंजर व्हीकल कंपनी का सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये तो हुई ग्लोबल कहानी, लेकिन क्या भारत में भी कहानी इतनी ही नाटकीय है? चलिए पहले पैसेंजर कारों की बात करते हैं। भारत में तो टाटा ने एक कमाल की वापसी की है। वापसी नहीं, इसे क्रांति कहना चाहिए। अच्छा। वित्त वर्ष 2020 में टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर सिर्फ 5% था। वो रेस में कहीं थे ही नहीं। और FY25 तक ये बढ़कर लगभग 14% हो गया। मतलब मारुति और हुंडई के बाद तीसरे नंबर पर अपनी जगह पक्की कर ली। इसका श्रेय उनकी न्यू फॉरएवर रेंज की गाड़ियों को जाता है, जैसे पंच और नेक्सॉन। उन्होंने सेफ्टी और SUV स्टाइलिंग पर जो दांव खेला वो सुपर हिट रहा। बिल्कुल। आज ये दोनों गाड़ियां अपनी अपनी कैटेगरी में लीडर हैं। लेकिन यहाँ भी एक पेच है, और वो है इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EV का मैदान। हाँ, ये एक दिलचस्प मोड़ है। टाटा ने भारत में EV की शुरुआत की। वो इस रेस में सबसे आगे थे। एक समय था जब भारत में बिकने वाली 10 में से 8 इलेक्ट्रिक गाड़ियां टाटा की होती थी। उनका मार्केट शेयर 81% था। लेकिन अब वो बात नहीं रही। क्यों? महिंद्रा अपनी XUV 400 ले आया, MG की कॉमेट और जेस्टा EV हैं। और भी कई खिलाड़ी आ रहे हैं, तो जाहिर है मुकाबला बढ़ा है। और नतीजा ये है कि टाटा का EV मार्केट शेयर 81% से घटकर अब लगभग 66% पर आ गया है। तो ये तो चिंता की बात है। आप एक ऐसे सेगमेंट में अपनी पकड़ खो रहे हैं जिसे आपने खुद बनाया है। सही बात है, लेकिन वो इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो FY30 तक EV बिजनेस में 18,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश करेंगे। 18,000 करोड़? हाँ, वो सिएरा EV जैसी आइकॉनिक गाड़ी को वापस ला रहे हैं और अविन्या नाम से एक पूरी प्रीमियम EV रेंज तैयार कर रहे हैं। तो उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य साफ है, कंपटीशन के बावजूद 45-50% मार्केट शेयर पर अपनी पकड़ बनाए रखना। ठीक है, तो भारत के पैसेंजर बिजनेस में भी ग्रोथ के साथ साथ चुनौतियां भी हैं। अब आते हैं उस दूसरे जानवर पर, उस भरोसेमंद हाथी पर, यानी कमर्शियल व्हीकल बिजनेस। TMCV। इसकी कहानी JLR से बिल्कुल उलट है। कैसे? यहाँ कोई ड्रामा नहीं है, कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं है। ये एक स्थिर, मजबूत और लगातार कैश बनाने वाली मशीन है। और मार्केट लीडर तो ये आज भी है। आज भी भारत के कमर्शियल व्हीकल मार्केट का लीडर है, जिसकी बाजार में 35% से ज्यादा हिस्सेदारी है। और मैंने पढ़ा कि अब उनका फोकस सिर्फ गाड़ियां बेचने पर नहीं, बल्कि मुनाफे के साथ ग्रोथ करने पर है। बिल्कुल सही। और Q2 FY26 के नतीजे ये दिखाते भी हैं। 18,400 करोड़ की कमाई पर 12.2% का EBITDA मार्जिन। ये तो इंडस्ट्री के लिहाज से बहुत शानदार आंकड़े हैं। हाँ,
लेकिन सबसे बड़ी और अच्छी खबर यह है कि ये बिजनेस अब लगभग कर्ज मुक्त हो चुका है। ये तो बहुत बड़ी बात है। एक कर्ज मुक्त कंपनी का मतलब है कि उसके पास भविष्य में निवेश करने की ज्यादा ताकत है। एग्जैक्टली और वो भविष्य के लिए बड़े कदम उठा भी रहे हैं। पहला, वो इटली की बड़ी ट्रक कंपनी आइवेको को खरीद रहे हैं। अच्छा, ये डील कब तक पूरी होगी? अप्रैल 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। इससे टाटा को एडवांस्ड यूरोपियन टेक्नोलॉजी मिलेगी। और दूसरा कदम तो और भी दिलचस्प है। वो फ्रेट टाइगर नाम के डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। हाँ, एक ट्रक बनाने वाली कंपनी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में पैसा क्यों लगा रही है? ये क्या स्ट्रैटेजी है? ये भविष्य की सोच है। टाटा समझ रही है कि आने वाले समय में सिर्फ ट्रक बेचना काफी नहीं होगा। मतलब? ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस बनती जा रही है। फ्रेट टाइगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ट्रक ड्राइवरों को सीधे उन लोगों से जोड़ता है जिन्हें माल भेजना है। एक तरह से ट्रकों का उबर? बिल्कुल। इसमें निवेश करके टाटा सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के पूरे इकोसिस्टम का एक टेक्नोलॉजी प्लेयर बनना चाहती है। अच्छा, वो सिर्फ लोहे के ट्रक नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टेशन का पूरा सोल्यूशन बेचना चाहती है। सही पकड़ा। तो इन सब का एक निवेशक के लिए क्या मतलब है? एक विश्लेषण तो ये कहता है कि टाटा मोटर्स का शेयर अपनी असल कीमत से 66% कम पर मिल रहा है। हाँ, मतलब 1062 रुपए की कीमत वाला शेयर सिर्फ 359 रुपए में। ये तो बहुत बड़ा डिस्काउंट है। इसमें क्या कोई कैच है? कैच है, और उस कैच का नाम है JLR। बाजार के विशेषज्ञ खासकर JLR में आई दिक्कतों के बाद काफी सावधानी बरत रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? जनवरी 2026 की जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं वो एक दिलचस्प तस्वीर दिखाती हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स कमर्शियल व्हीकल बिजनेस यानी TMCV को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। क्यों? उनका मानना है कि इसका कैश फ्लो मजबूत है, ये कर्ज मुक्त है और भारत की ग्रोथ स्टोरी से सीधे जुड़ा है। ये एक सुरक्षित दाव है। और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस यानी TMPV के बारे में उनका क्या कहना है? उसको लेकर राय बटी हुई है। ज्यादातर ने उसे होल्ड रेटिंग दी है। होल्ड मतलब नया खरीदने की जल्दी ना करें। हाँ, और इसकी वजह साफ है, उसकी पूरी किस्मत JLR के प्रदर्शन से जुड़ी है। अगर JLR अच्छा प्रदर्शन करता है तो ये शेयर रॉकेट बन सकता है, लेकिन अगर वहां गड़बड़ हुई तो ये नीचे भी जा सकता है। सही बात। तो अगर हम दोनों कंपनियों की ताकत और कमजोरी को एक साथ रखें तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर बहुत साफ है। एक तरफ TMCV है, एक स्थिर मजबूत कैश बनाने वाली मशीन जिसमें जोखिम कम है, और दूसरी तरफ TMPV है, एक ग्लोबल लग्जरी और EV कंपनी जिसमें ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन जोखिम भी उतने ही बड़े और अनिश्चित हैं। तो इस डीमर्जर ने असल में निवेशकों के लिए चुनाव को आसान बना दिया है। बिल्कुल, अब तस्वीर साफ है। जिन्हें अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता चाहिए वो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को देख सकते हैं, और जिन्हें हाई ग्रोथ और हाई रिस्क का खेल पसंद है उनके लिए पैसेंजर व्हीकल बिजनेस है। बस शर्त यह है कि वो JLR के मोर्चे पर आने वाले जबरदस्त उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहें। तो आज के इस गहरी पड़ताल से ये बात तो साफ हो गई कि टाटा मोटर्स ने अपने दो अलग अलग स्वभाव वाले जानवरों को आखिरकार आजाद कर दिया है। एक अपनी स्थिर चाल से चलता रहेगा और दूसरा ग्लोबल जंगल में तेजी से दौड़ने की कोशिश करेगा। और शायद यही इस डीमर्जर का सबसे बड़ा मकसद था, दोनों को अपनी अपनी रफ्तार से दौड़ने का मौका देना। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं, टाटा मोटर्स का भविष्य क्या सिर्फ गाड़ियां बनाने में है या फिर फ्रेट टाइगर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म में निवेश और गाड़ियों में बढ़ती सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, वही टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से इतना बड़ा साइबर हमला हुआ। ये इशारा कर रहे हैं कि भविष्य की ऑटो कंपनी एक ऑटो कंपनी कम और एक टेक कंपनी ज्यादा होगी। बिल्कुल। और जब एक ट्रक बनाने वाली कंपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी की तरह सोचने लगे तो इंडस्ट्री में क्या बड़े बदलाव आ सकते हैं? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।